बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। बाहर चल रही हवाओं को मैं बस के अंदर बैठकर भी साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। बस उस तेज हवा को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। मेरा नाम शुभम है और मैं अपने गांव से दूर शहर में काम करता हूं और आज मैं तकरीबन 5 सालों के बाद अपने गांव लौट रहा हूं। सच कहूं तो परिवार वालों के बगैर मेरे लिए 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुझे 5 साल शहर में रहकर खुद को सेटल करना ही पड़ा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया। खैर, बस अब मेरे गांव के रास्ते पर चल रही थी। 5 साल पहले का गांव और अभी का गांव, दोनों में अभी तक तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा था। खैर, बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। बारिश अभी भी उसी तरह से हो ही रही थी, लिहाजा मैं बस से उतरकर दौड़ते हुए सीधे रमेश काका की चाय की दुकान में घुस गया। वहां बस से उतरने वाला मैं अकेला ही था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि चाय की दुकान खुली हुई थी। पहले पहले तो रमेश काका ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर बाद में वो मुझे पहचान गए। हालांकि रमेश काका मेरे गांव के नहीं थे, मगर मेरे परिवार वालों से उनकी अच्छी जान पहचान थी। तभी रमेश काका ने मुझसे कहा, पर शुभम बेटा, तुम इतनी रात गए घर कैसे जाओगे, वो भी इस बारिश में। इस पर मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। अभी ज्यादा रात नहीं हुई है। मैं रमेश काका को ये बोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैं शहर में नहीं बल्कि गांव में खड़ा हूं। यहाँ रात के 9 बजना आधी रात के समान होता है। जिस पर मैंने रमेश काका से कहा, हाँ रात तो हो गई है, कोई रिक्शा मिलेगी अभी? मेरी इस बात पर रमेश काका बोले, रिक्शा? वो तो रात 8 बजे के बाद बंद हो जाती है ना, तुम भूल गए? इस पर मैंने कहा, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसका मतलब गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर रमेश काका मुंह खींचते हुए बोल पड़े, ना, गांव में क्या बदलाव होगा। मुझे पता लग गया था कि यहां से घर तक का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा, मगर बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस बारिश में कैसे, क्योंकि मौसम इतना खराब था कि पल भर के लिए भी मुझे खुले आसमान के नीचे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन सा पेड़ कब मेरे ऊपर गिर जाए। जिस पर मैंने रमेश काका से पूछा, काका छाता है क्या आपके पास? इस पर रमेश काका ने कहा, छाता है बेटा मेरे पास, ये लो, ले जाओ। इतना कहकर रमेश काका ने मुझे अपना छाता दे दिया, जिसके बाद मैंने उनसे छाता लिया और चलते हुए निकल पड़ा अपने गांव की ओर। रात के 9 बज रहे थे, मगर रास्ता देखकर लग रहा था कि वक्त आधी रात का हो चुका है। ठीक 5 साल पहले की तरह ना तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था कि वैसे मौसम में कोई भी घबरा जाए। रास्ते पर खामोशी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। छाते पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें और बीच बीच में गरजते बादल माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रहे थे, जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने से निकला हो। मेरे पैर उसी जगह पर
अपने आप ही रुक गए। मैं रुककर चारों तरफ देखने लगा, मगर वहां मेरी आंखें अंधेरे के अलावा किसी और चीज को देख नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, और मैं इतना सोचकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर कहीं ना कहीं वो चीज मेरे जहन में छपसी गई थी। आखिर वो क्या हो सकता है? अगर कोई जंगली जानवर होता तो वो इतनी जल्दी गायब नहीं होता। कम से कम पल भर के लिए तो मैं उसे देख पाता। मन में उमड़ते इन सारे सवालों को लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक बाइक खड़ी दिखी। उस बाइक को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये बाइक है किसकी और इस सुनसान रास्ते पर ऐसे क्यों खड़ी है। लिहाजा मैं चलते हुए उस बाइक के करीब गया और आसपास देखने लगा, मगर वहां आसपास कोई इंसान नहीं था। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैंने कहा, जी कुछ नहीं, बस ये बाइक देखी तो आ गया। आपकी है ये बाइक? तो इस पर उस आदमी ने कहा, जी मेरी बाइक है। आपको कहीं जाना है क्या? इस पर मैंने कहा, जाना तो था मुझे राजपुर गांव। इस पर उस बाइक वाले ने कहा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। मुझे भी लगा यही ठीक रहेगा, लिहाजा मैंने उस आदमी की बात मान ली और उसकी बाइक पर छाता लेकर बैठ गया। छाता मैंने खोला हुआ था क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी। छाते की मदद से मैं भी बच रहा था और वो बाइक वाला भी। बाइक उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी मेरी नजर उस बाइक चला रहे आदमी पर गई। उस आदमी के कपड़े जरा भी नहीं भीगे थे, मगर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो इतनी देर से भीग रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे भीगते हुए देखा था, तो फिर उसके कपड़े सूखे हुए कैसे हो सकते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं इसे नजरअंदाज कर दूं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के एक कोने में ये बात बैठ चुकी थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 9 बज रहे थे, वहीं अब रात के 10:30 बज रहे थे। खामोशी की चादर में पूरा रास्ता लिपटा हुआ था। रास्ते पर कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं छाता पकड़कर बाइक पर बैठा ही हुआ था कि तभी मेरी नजर बाइक के साइड मिरर पर गई, तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि बाइक के साइड मिरर पर मुझे बाइक चलाने वाले का चेहरा नजर आ रहा था। उस आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और जुबान बाहर लटकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। मैं इतना तो जान ही गया था कि अगर मैं यहां रुका तो मारा जाऊंगा, मगर जब तक बाइक नहीं रुकती मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपनी हिम्मत बांधे बाइक पर ही बैठा रहा, तब तक जब तक मुझे ये आवाज नहीं आई, आ गया आपका राजपुर गांव। इतना सुनते ही मैं फटाफट से बाइक पर से नीचे उतरा और भागते हुए सीधे अपने घर घुस गया। इस दौरान मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। फिर जब मैंने इस घटना का जिक्र घर वालों से किया तो पता चला कि आज से कुछ ही दिन पहले उस रास्ते पर एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया था।
दरअसल ऐसे ही बारिश का मौसम था। उस बाइक वाले की बाइक का टायर फिसल गया, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पर इतनी जोर से गिरा कि उसके सर पर चोट लग गई और वो वहीं पर मर गया। तब से उसी की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। घटना तब की है जब हमारे गांव में तरह तरह की आए दिन घटनाएं हुआ करती थीं, जिन घटनाओं के कारण हम सभी गांव वाले परेशान रहा करते थे। सभी का मानना था कि ये सभी आत्माएं और काला जादू और डायन विद्या का खेल है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस कारण मुझे आए दिन घर पर काफी डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन ये सच था कि दिन पर दिन हमारा गांव काफी अजीब सा होता जा रहा था। साथ ही साथ लोगों के मरने की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से लोग और दहशत में रहने लगे। उस समय गांव वाले रात में तो क्या, दिन को भी संभल संभल कर अपने घरों से बाहर निकलते थे। उस वक्त हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा लगने लगता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात मैं काम से जब घर वापस लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे पापा शाम को खेत में गए थे और अभी तक खेत से वापस नहीं लौटे। माँ की बात सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय रात के 8:30 बजना यानी काफी रात। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, वक्त तो काफी हो गया है, मगर पापा अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये सोचकर मुझे भी काफी चिंता हो रही थी। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे टॉर्च दे दीजिए, मैं पापा को देखकर आता हूँ। इस पर मेरी माँ का चेहरा एकदम से उतरने लगा। एक तो मेरे पापा की चिंता, ऊपर से मुझे इतनी रात गए खेत में अकेले जाने देने की चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैंने टॉर्च लिया और माँ को आता हूँ बोलकर खेत की तरफ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही आसपास का माहौल देखकर मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि आसपास का माहौल एकदम वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक पूरे इलाके में मुझे मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मानो इंसान तो इंसान, जानवर भी गांव में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से डर रहे हो। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से अमावस की काली रात होने की वजह से आसमान पर चांद का कोई नामो निशान नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की रोशनी नाम मात्र के रूप में ही मालूम पड़ रही थी। मुझे उस समय भूत प्रेत का तो डर नहीं लगता था, मगर शियारों से तो जरूर डर लगता था, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में शियारों का भी बहुत आतंक था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही झींगुरों की आवाजें भी मुझे काफी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर, मैं किसी तरह घने अंधेरे को चीरते हुए अपने खेत के करीब पहुंचा, मगर वहां दूर दूर तक मेरे पापा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो अपने खेत में पापा को ना पाकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर मेरे पापा गए तो गए कहाँ। मैं काफी हैरानगी भरी नजरों से पापा को इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहीं नहीं दिखे। जिसके बाद मैं पापा को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। खेत के अंदर वाला रास्ता और भी ज्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढे भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था
कि तभी मुझे काफी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर मुझे पता चला कि वो रोने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की है। पापा के रोने की आवाज को सुनकर मैं और भी ज्यादा सहम गया कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। उस आवाज को सुनकर मुझे पता चल रहा था कि वो आवाज शमशान की तरफ से आ रही है। मगर पापा इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे अपने पापा की इतनी चिंता हो रही थी कि मेरे पैर खुद ब खुद काफी रफ्तार से चल रहे थे। चलते चलते मैं शमशान के करीब पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचते ही वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। पूरा शमशान काली रात के अंधेरे में काफी डरावना दिख रहा था। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैं चलकर शमशान के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगा। अभी मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे मेरे पापा बैठे हुए दिखे। तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज्यादा खुश भी कि मुझे मेरे पापा सही सलामत मिल गए। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये सिर्फ मेरे मन का भूल है। खैर, पापा को देखकर मैं पापा की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे पापा अपने सर को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे, जिससे उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मगर उनके शरीर और कपड़ों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि यही मेरे पापा हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? इस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल हुई। इस पर मैंने दोबारा पापा से कहा, पापा क्या हुआ आपको, चलिए घर चलिए। लेकिन इस बार भी पापा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। साथ ही साथ मेरे चेहरे पर 2 पल के लिए जो मुस्कान आई थी, वापस से वही मुस्कान परेशानी में बदल गई। पापा से कोई जवाब ना मिलने के बाद मैंने अपने हाथ को पापा के कंधे पर रखा तो पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा, क्योंकि पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरा हाथ उनके कंधे के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी जिंदा इंसान के शरीर से हाथ आर पार कैसे हो सकता है? अभी मैं काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक पापा ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उनका चेहरा देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से अलग जला हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो ना तो मेरे पापा हैं और ना ही कोई इंसान, बल्कि वो भूत हैं और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए नदी की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ आ गया कि गांव वालों की सारी बातें सच थीं। वो भूत मुझे घसीटकर नदी के अंदर ले जाने लगा ताकि वो मुझे नदी में डुबाकर मार सके। अभी वो भूत मुझे नदी के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी मेरे ऊपर एक साथ 3-4 टॉर्च की लाइटें पड़ी, जिससे वो भूत मुझे एकदम से छोड़कर हवा में धुआं हो गया। फिर जब वो टॉर्च की लाइट मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे पापा और 2-3 गांव वाले हैं। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती पापा को बताई तो पापा ने कहा, मैं खेत से काफ़ी पहले ही लौट गया था, मगर मैं घर ना जाकर हरिया काका के घर चला गया था। तुम्हारी माँ को लगा कि मैं अभी तक घर वापस नहीं लौटा। फिर जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि तू मुझे ढूंढता हुआ खेत में आया है, तो मुझे तेरी काफ़ी चिंता होने लगी।
इसलिए मैं 2-3 गांव वालों को लेकर तुझे ढूंढने निकल गया। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।